हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपका अपनी चैनल द करेंट वर्ल्ड में। सो गाइस, आज से स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक हम कवर करेंगे। और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हम कवर करेंगे और चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। बस गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बने रहिए वीडियो के शुरुआत से लास्ट तक और उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सके गाइस, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी। आप ज्वाइन करके काफ़ी कुछ नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड सारी जो है पीडीएफ मिलेंगे और करंट अफेयर्स भी मिलती रहेगी। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला हमारा चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी को जानने से पहले, इसके पहले की अगर थोड़ी सी हम डीपली बात करें तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि भूगोल क्या होती है। सो गाइस, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि भू प्लस गोल। भू माने होता है मिट्टी यानी कि धरातल, और गोल माने होता है गोलाकार। तो वो भू जो गोल होता है वही भूगोल कहलाता है। ठीक है गाइस, अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल के जनक जो है भाई इराटोस्थनीज को माना जाता है। और इराटोस्थनीज ही वो हैं जिन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी का नाम से इसको पुकारा। ठीक है, और भूगोल का नामकरण सबसे पहले करने का श्रेय यूनान वासियों को जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान वासियों को। यूनान वासियों ने सबसे पहले भूगोल को जो है नामकरण दिया था। ठीक है, भूगोल की छोटी सी डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, समुद्र, झील, नदी आदि प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। ठीक है गाइस, अगर गाइस हम बात करें अपने ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड में मैक्सिमम 100 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड का निर्माण जो है बिग बैग थ्योरी के रीजन से हुआ कहलाता है। पहले एक बहुत ही बड़ा सा पिंड था जो जिसमें संकुचन हुआ और प्राकृतिक क्रियाएं हुई, जिसके बाद में वो विस्फोट के तौर पर जो है विस्फोट जिसमें हुआ, उसके बाद में असंख्य जो है तारे उससे निकले और वो आकाशगंगा के रूप में जो है पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गए। तो इसी के रीज़न से इसका निर्माण हुआ। ठीक है गाइस, अगर गाइस हम बात करें सौरमंडल के बारे में, क्योंकि सौरमंडल में पृथ्वी हमारा चैप्टर है, तो सौरमंडल की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो सौरमंडल के अंतर्गत हम विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं या धूमकेतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले आपको बताएंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है। पूर्णिमा यानी कि जिसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण हमको दिखाई देता है और जिसमें पूर्ण चंद्रमा हमको दिखाई देता है, पूर्णिमा कहलाता है। और अमावस्या जिसमें जो है चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है, वो हमारी अमावस्या कहलाती है। गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हमारे पूरे आसमान में यानी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो हमको टिमटिमाते जो तारे नज़र आते हैं, वो तारे नहीं, वो सूर्य की ही तरह जो है तारे होते हैं जो कि दूर होते हैं, इसलिए वो हमको टिमटिमाते नज़र आते हैं। और अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो वो भी एक प्रकार का तारा ही है, लेकिन वो हमारे पास में मौजूद है, इसलिए उसको हम इतनी डीपली जो उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि पुराने समय में क्या होता था। जो जो अ, पथवर्धक लोग होते थे, जो मार्गदर्शी लोग होते थे, वो दिशा का निर्धारण करने के लिए उनके पास पहले घड़ी तो हुआ करती नहीं थी। वो आसमान में तारों का अध्ययन करके दिशा का निर्धारण कर लिया करते थे। कैसे? उत्तर में एक ध्रुव तारा हुआ करता था, तो वो ध्रुव तारे को देख करके ही दिशा का निर्धारण कर लिया करते थे। और ध्रुव तारा के नीचे ही जो है सप्तऋषि तारे जो है मौजूद होते थे, उनको जान करके वो दिशा का निर्धारण आराम से इजिली कर लेते थे। ठीक है, सप्तऋषि तारों का मतलब है 7 तारे जो बहुत ही चमकदार होते हैं, और ध्रुव तारे का मतलब ये होता है जो बहुत ही ज़्यादा चमकता है। ठीक है गाइस, और उसके बाद में गाइस हम बात करते हैं आगे अपने पूरे सौरमंडल की, क्योंकि सौरमंडल में पृथ्वी हमारा चैप्टर का नाम है। तो ये छोटी सी इमेज आपके सामने हमने प्रदर्शित की है, जिसमें हमारा जो है केंद्र बिंदु के रूप में यानी कि पूरे सौरमंडल का जो पिता है वो सूर्य कहा जाता है। और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। पहला हमारा ग्रह बुध, उसके बाद आता है शुक्र, और उसके बाद आती है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर अरुण, और फिर वरुण। ठीक है, इसमें सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति को माना जाता है। अगर इनके उपग्रहों की हम बात करें तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि उपग्रहों का सिस्टम क्या होता है। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं। आखिर उपग्रह होते क्या हैं? उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रह वो होते हैं जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि सूर्य एक प्रकार का तारा है, तो तारे के चारों ओर हमारे सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक छोटे होने के कारण बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी
मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के पूरी तरीके से बहुत सारे उपग्रह हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद में आपको बताएंगे मंगल, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस, ठीक है। उसके बाद में जुपिटर के ग्रहों की बात करें तो अभी कई सारे उपग्रह इनके खोजे गए हैं। तो टोटल हो गए हैं 79 उपग्रह। और अगर हम सैटर्न की बात करें यानी कि शनि की बात करें तो शनि के टोटल जो है 20 जो है अभी उपग्रह हाल ही में खोजे गए तो 82 हो गए हैं और पहले 62 हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद में आपको गाइस हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा यूरेनस है, तो गाइस यूरेनस के जो उपग्रहों की संख्या है वो है 27, ठीक है। यानी कि अरुण के उपग्रह हैं 27। और आपको अगर इनके हम उपग्रहों की बात करें तो जो हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो है गैनीमेड, ठीक है। और जो शनि है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और जो हमारा यूरेनस है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है टिटॉन, ठीक है। और हमारा जो नेपच्यून है तो नेपच्यून के टोटल 23 उपग्रह हैं, ठीक है। अब इनको वन बाय डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सौरमंडल की। जैसा कि हमने बताया कि सौरमंडल के अंतर्गत हम अपने आसमान में उपस्थित सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रहों और कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्काओं पिंडों आदि का अध्ययन करते हैं। और हमारा इसका सौरमंडल का मुखिया सूर्य को माना जाता है। फाइनली सूर्य क्या होता है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा एक तारा है, ठीक है। यह गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूरी पर उपस्थित है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं ग्रहों की। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी कि छोटे से बड़े की बात करें, छोटे से बड़ों की ओर अगर बात करें तो सबसे पहले होता है बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको आप बहुत ही डीपली मैपिंग के थ्रू याद कर सकते हैं। पीछे जो मैंने मैप दिखाया उसके थ्रू आप इनको बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको दीर्घ वृत्ताकार कक्ष बोलते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में हमारे सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो टोटल ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसमें कुछ हमारे एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद हैं। यानी कि जो है हमारा एक शुक्र और अरुण, ये पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाकी ग्रह वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। तो ये दिशा को काट देते हैं, यानी कि अपोजिट लगाते हैं चक्कर, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे कि जो शुक्र ग्रह है वो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये उभर करके आता है कि बुध सबसे नज़दीक है तो शुक्र क्यों बड़ा है? क्योंकि गाइस शुक्र ग्रह पर जो है घनाच्छिद बादल पाए जाते हैं। जो बादल दिन में अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और रात में उनका टेम्परेचर बना रहता है। तो रात और दिन में दोनों में जो है रात और दिन में दोनों समयों में शुक्र ग्रह अत्यधिक गर्म रहता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि दिन और रात में कौन सा ग्रह बड़ा रहता है? तो दिन और रात में शुक्र बड़ा रहता है, लेकिन दिन के समय में सबसे गर्म ग्रह बुध को माना जाता है। अब बुध रात में क्यों गर्म नहीं रहता है? क्योंकि बुध ग्रह पर घनाच्छिद बादल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो गर्म नहीं रहता है। उस पर जो चट्टानी भाग पाया जाता है जिसके थ्रू वो गर्म रहता है, ठीक है। गाइस आपको बताना चाहेंगे कि हमारे 8 ग्रहों के अतिरिक्त कई सारे और भी ग्रह थे, जैसे कि हमारा प्लूटो हो गया और हमारा सीरस हो गया। तो इनको जो है ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि लेटे थे, इनका कोई आकार नहीं था। ये जो है अपने आकार से थोड़ा सा डिसेबल थे। इनका आकार जो था वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए इनको ग्रहों की लिस्ट से 2006 के जो है खगोली कह सकते हैं कि 2006 के अंतर्राष्ट्रीय खगोली संगठन ने इसकी बैठक करके इनको ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं फाइनली। और गाइस आपको बताना चाहेंगे हम अपनी अर्थ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो रंग है वो नीला है। आखिर नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे पूरे मतलब हमारी पूरी अर्थ पे जो है कह सकते हैं कि 72% भाग पर, 71% भाग पर, यानी 1/3 भाग पर जो है पानी मौजूद है, इसलिए ये नीली दिखाई देती है, ठीक है। और हमारी अर्थ पर जो है वायु है, जल है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। इसलिए अंतरिक्ष जो हमारे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा अनोखा ग्रह यही माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है। और अंतरिक्ष से देखने के बाद में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर, सॉरी गाइस, 2/3 सतह पर इसमें पानी पाया जाता है, ठीक है। अगर अपने हम चंद्रमा उपग्रह की बात करें, यानी कि हमारी अर्थ का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, तो जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के जो एकमात्र उपग्रह है और इसका 1/4 भाग ही हमको दिखाई देता है क्योंकि यह इतना
जो है बड़ा है और नज़दीक स्थित है और कंटिन्यू जो है रोटेशन करता रहता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। लेकिन अर्थ से हमारी चंद्रमा की दूरी सिर्फ और सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा हमारी अर्थ से जो है स्थित है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारी अर्थ जो है साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा लोकेशन ट्रेस करने के लिए और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, जो मानव रहित यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए जो सैटेलाइट होते हैं, उनको हमारे अंतरिक्ष में उनको जो है लॉन्च कर देते हैं। आपको बताएंगे जब मंडल चैप्टर पढ़ाएंगे तो मंडल चैप्टर में बताएंगे इनकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इनको लगाया जाता है, और उसके थ्रू हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो गाइज़ आपको बताएं तो ये रॉकेट के थ्रू जो है आसमान अंतरिक्ष में लगाए जाते हैं और ये पृथ्वी के चारों ओर लगा दिए जाते हैं। उसके बाद में चारों ओर पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं और एग्जिट जो है जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे अंतरिक्ष में जो है जो सबसे पहले जो अंतरिक्ष जो उपग्रह लगाए गए थे मानव रहित, उनका नाम है IRS और एडसेट। ये जो है उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में लगाए गए थे। ठीक है गाइज़, इसके बाद में गाइज़ आपको बताएंगे कि हम जो है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, और आपको बताना सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। सो गाइज़, तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कौन से? ये क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इनको एस्ट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रॉइड आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रॉइड कितने खतरनाक भी होते हैं। ये बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और जो वैज्ञानिकों की माने तो क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि टूट चुके होते हैं, यानी कि बरसों पहले जो है टूटते हैं और ये साथ में ही अंतरिक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद अब बात करें हम उल्का पिंड की, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण करने के बाद में गर्म हो जाते हैं और चमकदार प्रकाश के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ठीक है गाइस, आपने गाइस देखा होगा कि हमारे आसमान में एक चौड़ी सी जो है सफ़ेद पट्टी के रूप में सर्पिलाकार एक जो है असंख्य जो है तारों को लेकर के एक हमारी जो है आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं, इसी में हमारा छोटा सा सौरमंडल उपस्थित है। ठीक है, और हमारी ही आकाशगंगा के पास में सबसे जो नज़दीकी जो आकाशगंगा है उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा आकाशगंगा। हमारे आकाशगंगा की जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा इसको बोलते हैं एंड्रोमेडा आकाशगंगा, आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आपको बताना चाहेंगे कि हमारा यहीं पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना आते थे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वाले, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो जो हमने डिस्कस कर लिए। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे जो हमारी जो MCQ होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो हम जो है कल तक आपको दे देंगे, जिससे आप अच्छे से इनको क्लियर कर सकें। उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो UPSC और PCS में आ चुके होंगे, तो आप कंसंट्रेट करके जो है उन क्वेश्चंस को जो है देखना। और गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पहला वीडियो था, साथ देते रहिए। 6 से लेकर के 12th की NCERT कवर करने के बाद में हम एक नए रूप से एक सिलेबस स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसी के साथ में गाइस वीडियो का समापन करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।